चलिए डिस्कस कर लेते हैं 26 जून के करंट अफेयर क्या कह रहा है। एक तो ये है कि इंडियाज़ कमर्शियल स्पेस मिशन जो एक्सियम 4 मिशन है, उसमें क्या शुभांशु शुक्ला जी जो हैं, वो पहले मतलब एक तरह से इंडियाज़ एयर फोर्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट एस्ट्रोनॉट ऑन अ कमर्शियल मिशन अब्रॉड स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल टू द आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले ये पहले हुए हैं। प्रेसिडेंस इसरो गगनयान मिशन, क्योंकि हम पता है कि गगनयान मिशन 2027 में चलाया जाएगा, तो उससे पहले आइडिया लेना जरूरी है कैसे जाना होता है, कैसे चीज़ सीखनी होती है। सो सिग्नल्स इंडियाज इंटेंट टू ग्लोबल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इकोसिस्टम। तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि भाई इंडिया में के जो इंडिया की जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है कि ग्लोबल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट फ्लाइट में इंडिया यूएसए का जो रिलेशन है थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करता है। सो एक्सियोम 4 जो मिशन है ये मिशन इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। प्रेजेंट न्यू चैप्टर इन इंडिया स्पेस जर्नी हाईलाइट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये हैं शुभांशु शुक्ला जी। राकेश जी पहले थे लेकिन वो रशिया की तरफ से गए थे, वो आपको याद रखना उसी में। ठीक, कॉमर्शियल स्पेस पार्टिसिपेशन पॉलिसी इंप्लीकेशन फायदा क्या होगा, देखिए न्यू स्पेस इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं चीज़ों से ये तो पता चलता है कि नई इकोनॉमी का बेनिफिट मिलेगा। सो इंडियाज पार्टिसिपेशन कॉमर्शियल स्पेस मिशन ओपन एवेन्यू फॉर द प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। कि भाई अभी तक इंडिया में क्या इसरो ही है, अगर प्राइवेट प्लेयर्स हैं छोटे मोटे काम कर रहे हैं बट उतने बड़े स्केल पर काम नहीं कर रहे हैं। अगर बड़े स्केल पर काम करेंगे तो जैसे यूएसए के अंदर नासा के साथ स्पेस एक्स मिशन काम करता है, एलन मस्क का है, ऐसे ही इंडिया के अंदर भी ये सब चीज़ें हो रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑफ कोर्स, अगर हम किसी कंट्री से कोलैबोरेट करते हैं तो कोऑपरेशन बढ़ता ही है। सो एक्सिम स्पेस पार्टनरशिप डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज ग्रोइंग इंटीग्रेशन विद ग्लोबल स्पेस इकोसिस्टम एंड साइंटिफिक डिप्लोमेसी नेशनल कैपेबिलिटीज हैं। सो एक्सपीरियंस गेन विल इनहेंस इंडियाज इंडिजिनस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। अब अगर मिशन 2027 में लॉन्च करना ही है तो उससे पहले हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कैसा काम करना होता है, कैसी चीज़ें होती हैं। एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जो हमने एक्सपीरियंस सीखा है उसको हम अपने डोमेस्टिक वर्क में यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है जीएसटी काउंसिल्स 20% स्लैब रैशनलाइजेशन। देखिए क्या है कि जीएसटी जो काउंसिल है एक काउंसिल बॉडी है और अब ये प्लान कर रही है कि 12% जो स्लैब में या तो कम कर दें खत्म ही कर दें, मतलब ऑल टुगेदर खत्म ही कर दें। सो करंट जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि कुछ टैक्स जैसा मान लीजिए कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है, गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में काम करते हैं, तो हम कोई भी कुछ सर्विस को अवेल करते हैं या फिर हम गुड्स को लेते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। लाइक कुछ इसेंशियल आइटम्स हैं उस पर 0% टैक्स लगता है, मतलब कुछ ही टैक्स फ्री भी हैं। तो उसमें क्या है कि बहुत ज़रूरी है जीने के लिए, लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, फूड एसेंशियल गुड्स। फिर तो मास कंजप्शन आइटम्स के ऊपर जो ज़्यादा आम खाए जाते हैं, खाना कंज़्यूम किए जाते हैं, उसमें 5% लग सकता है। जो स्टैंडर्ड रेट है वो 12% है। अगेन गुड्स के ऊपर जो सर्विसेज पर 18% लगता है, वो लग्ज़री और जो सिंक गुड्स होते हैं, ऐसे आइटम जो गवर्नमेंट नहीं चाहते इनको प्रमोट करना, लाइक टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, ये लग्ज़री आइटम है। लाइक आपकी ऐसी लग्ज़री कार होगी, लग्ज़री वॉचेज़ हो गई हैं, तो उसमें ये चीज़ है कि भई अगर लग्ज़री देखना चाहते हो, पैसे खर्च करना चाह रहे हो, अगर आपको पैसे हैं तो लग्ज़री आइटम तभी तो जाएगा ना, पैसे हैं उसके पास, तो आपको ऐसे टैक्स पे करना पड़ता है। तो अब ये रिफॉर्म चल रहा है कि हम 12% जो टैक्स का जो स्लैब है, जो गुड्स के लिए उसको हटा ही दें। सो रैशनलाइज्ड रेट टू रिड्यूस क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट। उसका बेनिफिट क्या होगा कि अभी हमारे पास 0%, 5%, 12%, 80%, 100%, तो कई सारे टैक्स ऑलरेडी हैं ये, तो उनके स्लैब खत्म कर देंगे तो बेनिफिट ही मिलेगा। सिम्प्लीफाइंग कॉम्प्लायंस फॉर द बिज़नेस, तो बिज़नेस के लिए कॉम्प्लायंस सिंपल हो जाएगा और रेवेन्यू कलेक्शन भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, बिकॉज़ 12% खत्म होगा तो 5% तो गवर्नमेंट नहीं देने वाली है, 18% पे देगी वो। कहीं न कहीं उनको 18% पे डाल रही है, तो टैक्स का भी मिलेगा। अब कुछ लोग इसके अगेंस्ट ये बोल सकते हैं, लाइक वो भी है कि टैक्स ना महँगा है इंडिया में, इतना ज़्यादा होता है तो हम उसको 20% खत्म कर दो या 18% खत्म कर दो, सब 12% डाल दो अगर आपको ये चीज़ें करनी है तो। बट ठीक है, गवर्नमेंट का है। सो जीएसटी रिफॉर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरल डायमेंशंस के बारे में बात करें, देखिए जो जीएसटी है, जो जीएसटी काउंसिल है, ये यूनियन गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट्स का एक ग्रुप है। तो ये काउंसिल की तरह काम करता है। 279 ए आर्टिकल है, इसका मतलब क्या है, काउंसिल बॉडी है। So it exemplifies corporate federalism with the representation from all states and the center and the state policy decision। तो सेंटर होता है और स्टेट पॉलिसी सब मिलकर अब डिसाइड करते हैं। ठीक है। सो कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है। सो टैक्स रैशनलाइजेशन रिक्वायर्स कंसेंसस अमंग स्टेट एंड डाइवर्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज फेडरल फिस्कल गवर्नेंस मॉडल। अब ऐसा नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है तो खुद ही कर सकती है, तो स्टेट गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होना जरूरी है। So GST implementation is an involving process with continuous refinement rather than one time policy change, highlighting adaptability in governance। अभी ऐसा नहीं है कोई बोल सकते हैं चीन की जरूरत क्या पड़ रही है वो जो लॉन्च किया गया। देखिए ये प्रोसेस है, इसमें कई सारी चीज़ें अपने लॉन्च कर दी जाती है, फिर चेंज करना होता है, चेंज कर दी जाते हैं, तो ये इवॉल्विंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं एक बार आपने कर दिया और उससे काम हो जाएगा आपका, इसके बारे में बताता है। फिर क्या होता है, एनएचआरसी का मतलब है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिया है जुवेनाइल होम डेथ। देखिए हुआ क्या है कि 17 साल का एक बच्चा है, था मतलब, अनफॉर्चुनेटली जो दिल्ली जुवेनाइल होम है, वहाँ पर उनको
मृत पाया गया विद सस्पिशन फॉलोइंग ऑन अदर इनमेट्स। और ये देखा गया है जो जो प्राइम फेसियल जो देखकर लग रहा है कि जो उनके जो इनमेट्स है फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने कुछ करा है। सो द फैसिलिटी लैक्ड बेसिक सिक्योरिटी मेजर्स एंड एडिक्वेट सुपरविजन। तो ये दिखाया जाता है कि भाई बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। कोई आप जुवेनाइल में जाके कोई किसी की डेथ हो जाती है, मार दी जाता है, उस पर ना तो फैसिलिटी है, सिक्योरिटी मेजर्स हैं और सुपरविजन की कमी है। सो एनएचआरसी दैट इज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैज इशूड नोटिस टू द दिल्ली गवर्नमेंट सीइंग डिटेल रिपोर्ट ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द डेथ एंड इंस्टीट्यूशन नेग्लिजेंस। तो एनएचआरसी ने बोला है कि भाई आप मुझको दिल्ली गवर्नमेंट को बोला है कि आप इसकी रिपोर्ट तैयार करो और बताओ कि डेथ क्यों हुई है और क्या क्या नेग्लिजेंस हुए हैं। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क की बात करें, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चाइल्ड एक्ट जो 2015 में पास किया गया था, एनएचआरसी है। तो जो सब चीज़ देखते हैं 1993 में कस्टोडियल सेफ्टी प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, और चाइल्ड राइट अंडर आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 जो संविधान का है और राइट टू लाइफ विद डिग्निटी बोलता है, तो उसके अंदर आपको राइट्स बहुत सारे मिले होते हैं। जुवेनाइल सिस्टम की बात करें, इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस के बारे में बात करें, तो ये सेफ्टी कंसर्न है। यहाँ पर इंडिया के अंदर जुवेनाइल जस्ट जो होते हैं सिस्टम होम से, वहाँ पर सेफ्टी कंसर्न रहता है। इनएडिक्वेट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, उनको देखने वाला नहीं होता है, वायलेंस होती है, अब्यूज़ होता है, एक दूसरे को लड़ाई करते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं और उनको एक तरह से पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं होता है। रेगुलेटरी गैप्स हैं, इन जो लीगल स्टैंडर्ड्स होते हैं और जो मैकेनिज्म है उसको इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम ध्यान नहीं रखा जाता है, वीक इम्प्लीमेंटेशन उसका होता है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, पैसे कम मिलते हैं, फंडिंग बहुत कम ज़्यादा होती है। अगर पैसे कम मिलेंगे तो उनकी सेफ्टी या उनके जो हाइजीन है या फिर साफ-सफाई हो गया, ये फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं दी जाती हैं। और रिफ़ॉर्म की बिल्कुल ज़रूरत है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स फोकसिंग ऑन अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंट चाइल्ड वेलफेयर। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि कोई भी चीज़ हो रही है, क्या क्राइम हो रहा है, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, जो यहाँ पर एम्प्लॉइज़ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो क्या काम कर रहे हैं और चाइल्ड वेलफेयर को भी देखना ज़रूरी है। उस पर रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है। एकेडमिक ऑटोनॉमी पर एक लाइक कीवर्ड एक ऐसा है कि डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स रिवीजन कंट्रोवर्सी। देखिए हुआ क्या है कि कंट्रोवर्सी क्या है, छोटी सी कंट्रोवर्सी है। इसमें ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कमिटी है उसने क्या करा, उनका पॉलिटिकल साइंस के जो कोर्सेज हैं वहाँ पर कुछ चैप्टर्स लाइक उसमें बोला गया 5 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान और चाइना को ग्लोरीफाई किया गया है। तो कह रहे हैं भाई तुम क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हो, पूरा बैकग्राउंड देखो क्या चीज़ है। तो उसका रैशनलाइजेशन की बात चल रही है। सो द कमिटी क्लेम्स करंट कंटेंट जो है लैक क्रिटिकल इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल इश्यूज रिलेटेड टू द नेबरिंग कंट्रीज। की कंसर्न क्या है इसके अंदर, एकेडमिक फ्रीडम वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट। कि भाई अगर मान लीजिए कि नेशनल इंटरेस्ट तो अलग है, हमारे पाकिस्तान और चाइना अच्छे देश में तो नहीं आते, इवन पाकिस्तान तो दुश्मन में आता है। तो वो चीज़ आती है कि एकेडमी को उतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि उनका कुछ भी लिख दे। तो ये कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी है, एकेडमिक फ्रीडम वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट है। फिर द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन करिकुलम डिजाइन। कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट है, उसका कुछ आइडियोलॉजी है, अगर वो इन्फ्लुएंस करेगी तो हो सकता है कि नई गवर्नमेंट आएगी तो वो भी काम करेगी। तो करिकुलम डिजाइन जो सिलेबस है वो तो सेम होना चाहिए ना। अब ऐसा लगा नई गवर्नमेंट आई, चेंज कर दिया, फिर नई गवर्नमेंट आई, उसने चेंज कर दिया। तो ये थी ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। फिर ये होता है कि जब आईआर पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की आप पढ़ाई करते हैं, तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इमोशनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान किसी पैरामीटर में अच्छा है, तो उसको बोलना चाहिए, हाँ, ये पैरामीटर में अच्छा है। इसमें ये नहीं कह सकते पाकिस्तान अच्छा क्यों बोलें, क्या चीज़ है। भाई अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें इमोशनल नहीं आना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, तो यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी होनी चाहिए। स्कॉलरली अप्रोच टू सेंसिटिव टॉपिक। और ये वाली बात आती है कि भाई जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं उसको एज़ अ पॉलिटिशियन या एज़ अ गवर्नेंस काम ना करके जो उनके स्कॉलर्स हैं, उनसे बात करके करा जाना चाहिए। सो या द हायर एजुकेशन पॉलिसी है, बैलेंसिंग पर्सपेक्टिव है, एकेडमिक ऑटोनॉमी जरूरी है। यूनिवर्सिटीज ट्रेडिशनली एंजॉय फ्रीडम टू डिजाइन करिकुलम बेस्ड ऑन द स्कॉलर्स मेरिट एंड ग्लोबल एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। तो ये चीज़ होती है, देखिए एकेडमिक ऑटोनॉमी मिलती ही आई है, वो अपने हिसाब से कोर्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। नेशनल इंटरेस्ट भी है, स्ट्रेटजी कंसर्न रिगार्डिंग सेंसिटिव टॉपिक अबाउट नेबरिंग कंट्रीज विद वूम इंडिया हैज अ कॉम्प्लेक्स रिलेशन। तो नेशनल इंटरेस्ट की वाली बात भी आती है, वो देखना जरूरी है। एजुकेशन क्वालिटी है, तो कॉम्प्रहेंसिव बैलेंस पर्सपेक्टिव होना जरूरी है। देखिए कोई भी चीज़ को समझने के लिए दो पर्सपेक्टिव होते हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो जैसा पूरा ऑपरेशन सिंदूर है, तो इंडिया के अंदर ग्लोरीफाई किया जाता है और करना भी चाहिए। ऐसे ही पाकिस्तान के वहाँ के देखेंगे ना, तो उनको भी लगता है कि वो लड़ाई जीत गए हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, हर एक चीज़ के डिफरेंट व्यू पॉइंट है। तो हमें कहने का बैलेंस लेकर चलने की ज़रूरत है। पॉलिसी चैलेंजेस हैं, तो क्रिएटिंग फ्रेमवर्क दैट प्रोटेक्ट बोथ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट इन एजुकेशन कंटेंट। तो कहीं न कहीं बैलेंस की ज़रूरत है इन चीज़ों में कि भई आज आप ये जो प्लानिंग कर रहे हो, दोनों ही चीज़ ज़रूरी है। एकेडमिक ऐसा नहीं हो कि इंटरफेरेंस ज़्यादा हो, बट एट द सेम टाइम जो हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको ऊपर रखने की ज़रूरत है। दिल्ली ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड इनिशिएटिव है। इसमें क्या हुआ है, छोटा-सा है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपए का एक ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड बनाया है। इसका काम क्या होगा, टू सपोर्ट स्मॉल बिज़नेस ओनर्स इन द कैपिटल। कि दिल्ली में जो स्मॉल बिज़नेसेस के ओनर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। ये प्रोविज़न के बारे में बात करें, पॉलिसी गाइडेंस फॉर स्मॉल ट्रेडर्स की वही पॉलिसी बनाई जाएँगी स्मॉल ट्रेडर्स के लिए। इम्प्लीमेंट स्कीम्स फॉर ट्रेडिंग कम्युनिटी, तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दिए जाएँगे, उनकी पेंशन हो गया या उनकी कुछ इमरजेंसी कुछ इंश्योरेंस वगैरह। सो रिप्रेजेंटेशन इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। तो कॉन्टेक्चुअल फैक्टर पर बात करें, ट्रेडर्स फ्रॉम सिग्निफिकेंट वोटर्स बेस्ड इन दिल्ली। तो जो ट्रेडर्स हैं वो अच्छे खासे वोट बैंक है।
तो उसके लिए ये चीज़ें हैं। इन्फॉर्मल सेक्टर लैक्स सोशल सिक्योरिटी कवरेज, और कहीं न कहीं जो इन्फॉर्मल सेक्टर है, वही ना तो इंश्योरेंस होता है, ना पेंशन होती है, ना ही कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस कुछ दिए होते हैं उनको। अनाउंसमेंट प्रीसीड्स असेंबली इलेक्शंस, और ये क्या था एक्चुअली, ये वाली बात की गई थी जो इलेक्शंस से पहले कि हम ऐसा कुछ करेंगे। पार्ट ऑफ ब्रॉडर अर्बन इकोनॉमी मैनेजमेंट, ये कहीं न कहीं जो अर्बन इकोनॉमी को उसको मैनेज करने के लिए एक एक छोटा-सा पार्ट है। एक अम्ब्रेला स्कीम होनी चाहिए, उसका एक छोटा-सा पार्ट है। सो रिस्पॉन्ड टू द इकोनॉमिक चैलेंज फेस्ड बाय द स्मॉल बिज़नेस। तो ये चीज़ें स्मॉल बिज़नेस हैं, उनको जो इकोनॉमिक चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, उनके बारे में, या लोन देना हो गया, ये सब चीज़ें उसको डील करेगा। अभी क्या है, बस नया होने की ज़रूरत है। वैसे यूपीएससी कुछ पर्टिकुलरली स्टेट लेवल कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट फिर भी दिल्ली की बात है, तो इसमें अगर आप याद रख लें तो कुछ बुराई नहीं है इसमें। सो आई थिंक कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।